हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पति स्टडी पॉइंट पे। आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खर्च किए हुए। पहला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? G7 शिखर सम्मेलन की फ्रांस ने, जापान ने, इटली ने, कनाडा ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इटली ने। किसने किया है दोस्तों? इटली ने। जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की है? इटली ने। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इटली ने की है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन इटली के बोर्गो इग्नाजिया में किया गया है। इस सम्मेलन में अमेरिकी, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा के नेता हिस्सा ले रहे हैं। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो क्या है कि G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? इटली के अंदर। कहाँ पे आयोजित हुआ है? इटली के अंदर। ठीक है, मेन बात। तो फिर आगे आपसे ये पूछा जा सकता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन इटली के अंदर हुआ है, ठीक है ना। तो इटली के कहाँ पे? बोर्गो इग्नाजिया में, ठीक है। और इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि AI और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है? चीन ने अभी कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, चेंज E5, चेंज E7, चेंज E6, चेंज E8। तो कौन सा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? चेंज E7। कौन सा हो जाएगा? चेंज E7। तो अभी चीन ने अपना नया चंद्र मिशन कौन सा लॉन्च किया है? चेंज E7, ठीक है, चेंज E7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चीन ने चेंज 7 मिशन लॉन्च किया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध करेगा। यह मिशन कहाँ पे किया है इन्होंने? दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है। चंद्रमा के कौन से ध्रुव पे शोध करेगा? दक्षिणी ध्रुव पे। यह मिशन जीवन के संकेत, जल, बर्फ की उपस्थिति और भूवैज्ञानिक गतिविधियों की खोज करेगा। यह चीन के महत्वाकांक्षी चंद्र कार्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कहाँ पे, चंद्रमा के कौन से भाग पे शोध करेगा? तो वो दक्षिणी ध्रुव पे करेगा और उसका नाम क्या है? चेंज E7, ठीक है ना, चेंज E7। दोनों बातें याद रखनी है आपको। RBI ने किस विषय पर नई गाइडलाइन जारी की है? तो RBI ने अभी किस विषय पर नई गाइडलाइन जारी की है? बैंक विलय पे, या फिर डिजिटल रुपया, UPI ट्रांजेक्शन, वित्तीय समावेशन। तो करेक्ट आंसर होगा डिजिटल रुपये पे, ठीक है ना, डिजिटल रुपया पे। तो अभी RBI ने किस पे नई गाइडलाइन जारी की है? डिजिटल रुपया पे, ठीक है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया यानी कि CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जुड़े उपयोग, सुरक्षा और लेन देन प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि CBDC क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट्स की को और अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बनाना है, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? न्योगजी ओंकाजो, रॉबर्टो एजेवेडो, डेविड मलपास, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा रॉबर्टो एजेवेडो, जो कि यहीं पे नीचे दिया गया है, ठीक है ना, रॉबर्टो एजेवेडो। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो मुझे आप कमेंट करके बताना नोगोजी ओंकाजो कौन है और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा कौन है। आप सब जानते होंगे इनको, ठीक है ना। इन दोनों को आपको कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। रॉबर्टो एजेवेडो को विश्व व्यापार संगठन का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। यह पहले भी 2013 से 2020 तक इसी पद पर रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। पहले भी 2013 से 2020 तक इसी पद पे रह चुके हैं रॉबर्टो एजेवेडो, WTO के नए डायरेक्टर के रूप में या डायरेक्टर के रूप में, ठीक है ना, इसी पद पर रह चुके हैं। उनका लक्ष्य वैश्विक व्यापार को न्यायपूर्ण और पारदर्शी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट,
भारत और नेपाल के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में समझौता हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में, तो किस क्षेत्र में हुआ है? रक्षा, शिक्षा, जल विद्युत, पर्यटन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? किसमें? जल विद्युत में। किसमें हुआ है? जल विद्युत में। ठीक है, भारत और नेपाल के अंदर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल के बीच में जल समझौता, ठीक है ना, कौन कौन सी नदियों का जल समझौता कब कब हुआ है? ठीक है ना, तो देखो कौन कौन सी नदियों का कब कब हुआ है जल समझौता। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कोसी नदी का, ठीक है, गंडक नदी का और महाकाली का। और कौन सी नदी है? महाकाली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? महाकाली। इसका बार पूछा गया है, एक दो बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है ना, कब हुआ था? 1996 के अंदर। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन सी नदियों का जल समझौता हुआ है? कोसी, गंडक और महाकाली नदी का। ठीक है, महाकाली नदी का कब हुआ है? 1996 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है ना, और अभी किस में हुआ है? जल विद्युत के अंदर हुआ है। ठीक है, तो देखो जल विद्युत में क्या, भारत और नेपाल के बीच में 900 मेगावाट, कितने मेगावाट की? 900 मेगावाट की। ठीक है ना, 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पर समझौता हुआ है। यह परियोजना नेपाल में बनाई जाएगी। इससे दोनों देशों को ऊर्जा सुरक्षा में लाभ मिलेगा। इसे भारत की सतलुज जल विद्युत निगम बनाएगी। कौन सी परियोजना में? सतलुज जल विद्युत परियोजना, यानी कि यहाँ पे सतलुज जल विद्युत निगम बनाएगी नेपाल के अंदर। ठीक है ना, 900 मेगावाट की जल विद्युत प्रणाली उत्पन्न करेगी वहाँ पे। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण सद्भावना दूत नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सद्भावना दूत नियुक्त किया है? आलिया भट्ट को, प्रियंका चोपड़ा को, दिया मिर्जा को, रीता चड्ढा को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दिया मिर्जा को। ठीक है ना, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा एक एक्ट्रेस है, ठीक है ना, अभिनेत्री है। देखो दिया मिर्जा को एक बार फिर से यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनईपी की यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। वो प्लास्टिक प्रदूषण और जैव विविधता के संरक्षण पर काम करेगी। ठीक है ना, किस पे? प्लास्टिक प्रदूषण और जैव विविधता के संरक्षण पे। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई है? वाराणसी से प्रयागराज, मुंबई से पुणे, जम्मू से कटरा, जयपुर से अजमेर। तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू से कटरा के बीच में। ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पहली बार कहाँ पे शुरू की गई है? जम्मू से कटरा के बीच में। देखो भारतीय रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन को जम्मू से कटरा के बीच में कहाँ पे लॉन्च किया है? जम्मू से कटरा के बीच में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण पर कम असर होगा। ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी को तो बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक डोनर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक डोनर डे कब मनाया जाता है? 12 जून को, 13 जून को, 14 जून को, 15 जून को। तो कब मनाया जाता है? 14 जून को। कब मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? 14 जून को। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा? 14 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन रक्तदान के महत्व को समझाया जाता है और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाता है। आप भी अपनी इच्छाओं के अनुसार ब्लड को डोनेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? 14 जून को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का नया सोलर मिशन क्या है? देखो क्वेश्चन तो पुराना है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसरो का नया सोलर मिशन क्या है? आदित्य L1, सूर्ययान, रश्मि 1 और सूरज 5। तो आंसर क्या होगा? आदित्य L1। ठीक है ना, कौन सा पूछा गया है हमें? सोलर मिशन, यानी कि सोलर का मतलब सूर्य से संबंधित। ठीक है ना, सूर्य से संबंधित। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आदित्य L1। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो किससे किया गया है? PSLV C57। किससे किया गया है? PSLV C57 से। ठीक है ना, आदित्य L1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे? L1 का है लांगराज पॉइंट 1। ठीक है ना, लांगराज पॉइंट 1। L का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लांगराज। ठीक है ना, और 1 का मतलब क्या है यहाँ पे? पॉइंट 1। ठीक है, लांगराज पॉइंट 1 भारत का पहला और सौर मिशन है जिसे
सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, कहाँ पे, बाहरी परतों का अध्ययन करने के लिए यह लैग्रेंज या लाग्रांज है ना मिशन 1 पर तैनात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमानन कितना लगाया गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2025 में भारत का जीडीपी का ग्रोथ कितना अनुमानित लगाया गया है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जीडीपी का, ठीक है, और कौन सा वाला, अनुमानित। तो देखो 6.3%, 6.6%, 6.8%, 7.0%, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 6.6%, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 2025 में भारत का वर्ल्ड बैंक के द्वारा जीडीपी ग्रोथ अनुमान कितना है, 6.6। अगर आपसे पूछा जाए कि रियल कितना है, रियल जीडीपी ग्रोथ कितना है, तो रियल कितना है, 6.5%, ठीक है ना, इससे 1.1 कम, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कि अनुमानित कितना है, तो 6.6। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान जताया है। यह अनुमान वैश्विक आर्थिक स्थिरता और घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, ठीक है ना। रियल कितना है, 6.5%, और अनुमानित कितना है, 6.6%, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। देखो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, ठीक है ना, डेली आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो बिल्कुल, और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। देखो फ्रेंच ओपन टेनिस 2025, ठीक है, अभी फ्रेंच ओपन हुआ है, टेनिस का टूर्नामेंट है। तो हम बात करेंगे इसमें जो पुरुष एकल खिताब, महिला एकल खिताब, विजेता, उपविजेता टीम कौन सी है, ठीक है ना, कहाँ के खिलाड़ी है, मूल निवासी कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है ना, टेनिस टूर्नामेंट से। तो देखो अगर बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन को अलखराज ने, पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल के अंदर किसने इस खिताब को जीता है, अलखराज ने, ठीक है ना। और महिलाओं के एकल खिताब की बात करें तो कोको ने, ठीक है ना, कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 प्रतियोगिता 19 मई से 8 जून तक, कब आयोजित हुई है, 19 मई से 8 जून तक पेरिस फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोस में खेला गया था। कहाँ पे आयोजित हुई, पेरिस के अंदर, फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोस के अंदर, ठीक है। यह फ्रेंच ओपन का 124वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 124वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता के पुरुष और महिला एकल खिताब क्रमशः, देखो पुरुष वाला तो कौन है, कार्लोस अलखराज, और महिला वाली कौन है, कोको गॉफ, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो कौन ने, कार्लोस अलखराज ने, और महिला एकल खिताब कोको गॉफ ने, ठीक है, कोको गॉफ ने। अब देखो ये भी पूछा जा सकता है कि कार्लोस अलखराज किस खेल से संबंधित है, या फिर कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के निवासी है ना, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता और उपविजेताओं की सूची, ठीक है। अगर बात करें पुरुष एकल, अगर पुरुष एकल की बात करें, पुरुष एकल का खिताब किन किन खिलाड़ियों ने जीता है, ठीक है, पुरुष एकल की, तो पुरुष एकल में विजेता कौन है, कार्लोस अलखराज, कौन है, कार्लोस अलखराज, और कहाँ के निवासी है, स्पेन के, कहाँ के निवासी है, स्पेन के। अगर महिला एकल खिताब की बात करें तो वो है कोको गॉफ ने जीता है। कौन है विजेता, कोको गॉफ, और कोको गॉफ कहाँ की रहने वाली है, अमेरिका की, ठीक है। पुरुष एकल खिताब की बात करेंगे तो कार्लोस अलखराज जो कि स्पेन के रहने वाले, महिला एकल खिताब की बात करेंगे तो कोको गॉफ जो कि अमेरिका की मूल निवासी है, ठीक है। अगर उपविजेता की बात की जाए, तो उपविजेता में अगर पुरुष की एकल खिताब की बात की जाए तो जेनिक सिनर, और जेनिक सिनर कहाँ के मूल निवासी है, इटली के, कहाँ के मूल निवासी है, इटली के। यहीं पे अगर महिला एकल खिताब में उपविजेता की बात की जाए तो वो है आर्यन सबलेंका, कौन है, आर्यन सबलेंका, और आर्यन सबलेंका कहाँ की रहने वाली है, बेलारूस की, कहाँ की रहने वाली है, बेलारूस की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर 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 याद रखना है आपको, ठीक है ना। पुरुष एकल खिताब कार्लोस अलखराज स्पेन के रहने वाले हैं, और महिला एकल खिताब कोको गॉफ अमेरिका की रहने वाली है। उपविजेता की बात करें तो जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं, और उपविजेता में अगर महिला की बात करें तो आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली है। अब आपको मुझे कमेंट में करके ये बताना है कि एक साल में टोटल जो टेनिस टूर्नामेंट है वो कितने होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, ठीक है ना, ये 4 ही होते हैं। कौन कौन से, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन या यूएस ओपन, ठीक है ना, ये 4 होते हैं, ठीक है। और आपको कमेंट में करके बताना है मुझे कि 2024 में फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है। और आपको मुझे ये भी कमेंट में करके बताना है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। टेनिस के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी कौन है अब तक का, ठीक है। नेक्स्ट,
लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो यूएनएससी के सदस्य चुने गए। ठीक है, देखो यूएनएससी क्या है पहले तो हम ये जानेंगे। यूएनएससी होती क्या है? यूएनएससी एक संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसकी परिषद की एक सभा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। देखो यूएनएससी के बारे में जानेंगे पहले। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आप सभी जानते होंगे ये बात, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। ठीक है, यूएनओ की। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। और इसका गठन लीग ऑफ नेशंस, पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था पहले लीग ऑफ नेशंस, फिर बाद में 24 अक्टूबर 1945 को क्या नाम रखा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जगह किया गया था। यूएनएससी के 15 सदस्य होते हैं। अब देखो यूएनएससी की बात करेंगे तो यूएनएससी इसके अंदर आने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब परिषद होती है। ठीक है ना, यूएनएससी एक परिषद होती है। और यूएनएससी में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं, मतलब देश होते हैं टोटल 15, और 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, यूएनएससी में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अब 5 स्थायी सदस्यों में से अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि भारत यूएनएससी का सदस्य है क्या, पहले तो ये बताइए आप। तो भारत, जी हाँ, भारत बिल्कुल यूएनएससी का एक सदस्य मेंबर है। क्या वो स्थायी है या अस्थायी है? तो भारत देश एक अस्थायी सदस्य है। ठीक है ना, यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। और कितनी बार रह चुका है भारत अब तक यूएनएससी का सदस्य? तो 8 बार। कितनी बार? 8 बार रह चुका है, लेकिन अस्थायी सदस्य है। ठीक है ना, अस्थायी सदस्य है भारत। और स्थायी सदस्य की बात करेंगे तो 5 है, अस्थायी की बात करेंगे 10 है, और टोटल सदस्य कितने? 15 सदस्य हैं। अगर 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो कौन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ठीक है, कौन कौन से? यूएस है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस और चीन। ठीक है, नेक्स्ट। यूएनएससी के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी, अभी भी पढ़ चुके हैं, 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है ना, और भारत अपना अस्थायी सदस्य में से है और 8 बार रह चुका है अब तक टोटल। 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अभी भी पढ़ाया हमने, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका गठन लीग ऑफ नेशंस की जगह पे किया गया था। ठीक है, पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशंस था, फिर इसका नाम यूएनओ रखा गया और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। आपको कमेंट में लिख के बताना है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है ना, और वर्तमान में यूएनओ के हेड कौन है। ठीक है ना, अभी ऑप्शन में भी आया था नोगरियों का, जो ठीक है ना, वही क्या है? यूएनओ के वर्तमान हेड है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा। ठीक है ना, आरबीआई की नई मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, नया रेपो दर 5.5%, कितना रहा है? 5.5%। ठीक है ना, 5.5%। अब देखो यहाँ पे लिखा है रेपो दर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेपो दर क्या होती है। तो देखो रेपो दर क्या होती है। जो आरबीआई बैंक है ना, आपको पता है वो शीर्षतम बैंक है। तो आरबीआई के द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों या सरकारी बैंकों को जो ऋण उधार दिया जाता है ना, वो किस दर पे दिया जाता है। ठीक है ना, ताकि मुद्रास्फीति का कम ज़्यादा उस पर बना रहे, तो उसी दर को क्या बोलते हैं? रेपो दर। आपको इतना याद रखना है कि जो आरबीआई के द्वारा अन्य बैंकों को ऋण उधार दिया जाता है वो किस दर पे दिया जाता है, उसी दर को क्या बोलते हैं? रेपो दर। ठीक है, तो नया रेपो दर कितना हुआ है? 5.5%। रेपो दर में वृद्धि से लोग अपने बचत को खर्च करने के लिए के बजाय बैंक में जमा कराने को प्रोत्साहित होते हैं, जिससे मांग घटेगी। देखो रेपो दर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है यहाँ पे कि रेपो दर में वृद्धि से लोग अपने बचत को खर्च करने के बजाय बैंकों में जमा कराने में को प्रोत्साहित होते हैं, जिससे तो मांग घटेगी और महंगाई का क्या होगा? कम होगी। ठीक है ना, मांग तो घटेगी और महंगाई भी घटेगी, कम होगी। अब देखो आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई एक भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है ना, एक दृष्टि में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है। ठीक है ना, शीर्षतम बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है, और ये भारत का शीर्षतम बैंक है। और रेपो दर क्या होती है? जिस दर पे आरबीआई के द्वारा अन्य बैंकों को ऋण उधार दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेपो दर, जो कि अभी अनुमानित कितना है? 5.5%। ठीक है ना, देखो आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना, एक्ट कौन सा था? एक्ट
1934 का, ठीक है ना। और इसमें कितनी धारा थी टोटल? 22 धारा थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। कि आरबीआई के एक्ट 1934 में कितनी धाराएं थी? 22 धाराएं थी टोटल। कार्यकाल कोलकाता में था। इसका पहले मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर। अभी वर्तमान में कहाँ पे? मुंबई के अंदर। आपसे पूछा जाए कि कोलकाता से मुंबई मुख्यालय कब बनाया गया? 1937 में। कब बनाया गया? 1937 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, ठीक है ना, कि आरबीआई का पहले मुख्यालय क्या था? कोलकाता था। कोलकाता से 1937 के अंदर मुंबई ट्रांसफर किया गया। पहले ये एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से ये भारत सरकार का उपक्रम बनाया गया। देखो 1 अप्रैल 1935 को तो इसकी स्थापना हुई। स्थापना के साथ ही इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। लेकिन सरकारी बैंक कब बनाया? तो आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है ना। और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। पहले इसके गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सीडी देशमुख, ठीक है। और आपको कमेंट में लिख के बताना है कि अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन से हैं और कौन कितने नंबर के हैं, ठीक है ना। उनका नाम क्या है और उनका क्रम क्या है। अब भारत सरकार का उपक्रम बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मौद्रिक नीति कौन संभालता है? आरबीआई संभालता है, ठीक है ना। आपको ये भी बताना है, देखो आरबीआई के बारे में बात की जाए तो आरबीआई हर प्रकार का सिक्का और नोट ढाल सकता है, केवल 1 रुपये के नोट को छोड़ के। 1 रुपये के नोट को कौन संचालित करता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और उस पर वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष के सिग्नेचर किए जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ वो कौन सा नोट या सिक्का है जिसे आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जाता? तो वो 1 रुपये का नोट है जिसे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी जितनी भी करेंसी है ना, जितनी भी हमारे देश के अंदर जितने भी प्रकार के सिक्के या नोट जारी किए जा सकते हैं वो सब कौन जारी करता है? आरबीआई, सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी अभी आपने पढ़ा होगा कि सबसे भारत के अंदर सबसे ऊंचे रेलवे आर्क पुल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। कहाँ पे किया गया है? उधमपुर श्रीनगर में। कहाँ पे किया गया है? उधमपुर श्रीनगर के अंदर, जो कि बारामूला रेल लिंक है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क पुल का उद्घाटन, ठीक है। चिनाब रेलवे, कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है पुल? चिनाब नदी के ऊपर, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है और चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के रायसी जिले के कोरी और बक्कल इलाके को जोड़ता है। कौन से 2 इलाकों को जोड़ेगा? एक तो रायसी जिले के कोरी क्षेत्र को और बक्कल इलाकों को आपस में जोड़ेगा, ठीक है ना। यह चिनाब नदी के तल से कितना मीटर ऊपर है? 359 मीटर ऊपर है और 1315 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 1315, यानी कि 1 किलोमीटर और 315 मीटर। इसका मेहराब विस्तार 667 मीटर। पुल की आयु 100 वर्ष 20 है। लगभग अनुमानित कितना चलेगा? 120 वर्ष तक, ठीक है ना। और इसे 1486 करोड़ रुपए में बनाया गया है। लागत कितनी आई इसको बनाने में? 1486 करोड़ रुपए, ठीक है ना। और कहाँ पे बनाया गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर श्रीनगर में, ठीक है ना। बारामूला रेल लिंक को जोड़ेगा। चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि रायसी जिले के कोरी और बक्कल इलाकों को आपस में जोड़ेगा। और इसको 1486 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज की यही थी हमारी क्लास। हमने आज 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डिस्कस किए हैं और साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया है। तो आप डेली इसी प्रकार करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैटर या टास्क क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है करियर पथ स्टडी पॉइंट, ठीक है। जैसे आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, डेली करंट अफेयर्स फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ऑल एग्जाम्स बाय करियर पथ स्टडी पॉइंट। देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके पास में भी हमारी दी हुई बुक है, ठीक है ना। कौन सी बुक है? हमारी दी हुई बुक है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अच्छे से, करियर पथ स्टडी पॉइंट बाय, ठीक है ना, करंट अफेयर्स बाय करियर पथ स्टडी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।